कृषि में श्रम, एक बात हमको समझ लेनी है, ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे श्रम सिर्फ इंसान ही नहीं करता। तो यहाँ पे जीव जंतु, जीवाणु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान, ये सब मिलके श्रम करते हैं। तब उस श्रम में से नया उदय होता है, सारे सजीवों को जीने का अधिकार उनको मिलता है इसमें से। तो जब सब श्रम करते हैं और उससे कृषि उन्नत होती है, तो सबको जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। उस अधिकार के तहत हमको इस विज्ञान को विकसित करना होगा, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। अब हम बोलते हैं कि भाई पक्षी भी क्या करता है, कीटकों को खाता है, अपना पेट भरता है। तो कीटकों को खाने का श्रम वो कर रहा है, लेकिन पेट भर गया तो ड्रॉपिंग डालने का यानी विष्ठा डालने का भी काम वो कर रहा है। इस तरह से वो अपने श्रम में लिप्त है। लेकिन अगर हमने उसी को मार दिया तो ना तो वो कीटक खाएगा ना विष्ठा डालेगा, तो दोनों भी नुकसान होंगे हमारे। कीट नियंत्रण का भी हमें मार झेलनी पड़ेगी और साथ में ही उसके अप्रतिम खत से हमें वंचित होना पड़ेगा। तो उसी प्रकार पेड़ भी मेहनत कर रहा है, पेड़ भी श्रम कर रहा है, वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, हमारी फसलों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, साथ ही वो हमारे खेत में एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहा है। तो पेड़ का ये श्रम है। इसी तरह की व्याख्या है सारे सजीवों की है, सारे सजीव श्रम में लिप्त है। इंसान को भी इसके महत्व को समझना चाहिए। इंसान ने आज जो श्रम करता है वो हल्का, जो नहीं करता है वो श्रेष्ठ, ऐसा गलत भ्रामक हमने अपने अंदर भावनाएं पैदा कर ली है। ये भावनाओं को भी हमें निकाल कर बाहर फेंकना होगा कि श्रम सर्वोच्च है, श्रम सर्वोत्तम चीज है, कि इसको करने वाला बलशाली रहेगा तो उसको प्रकृति तकलीफ नहीं देगी। तो श्रम के द्वारा हम अपने शरीर को काफ़ी अच्छा रख सकते हैं, यानी इतना महत्व है श्रम का। तो श्रम के महत्व को हमें दुनिया के सामने विशद करना है कि मेहनतकश लोग इस पृथ्वी के सबसे अच्छे लोग हैं। जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, जो सृष्टि के निर्माण में श्रम करता है। तो ये श्रम की परिभाषाएं हैं। अब ये श्रम की परिभाषाओं के साथ मुझे अगर द्रव्य नहीं मिला खेती में से तो भी मुझे आकर्षण नहीं रहेगा, सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पे मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे द्रव्य भी चाहिए। तो खेती में भी हमको श्रम के व्यवस्थापन के बात को समझना होगा। इस बात को मैं समझाता हूँ मेरे अपने क्रियाकलापों पे से। हम लोग पहले सब दैनिक मजदूरी पे काम करते थे। दैनिक मजदूरी पे काम करते थे तो काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी। फिर मेरे मन में आया क्यों ना इनके श्रम के अनुसार मूल्य की वेतन व्यवस्था निर्धारित की जाए। तो उनके श्रम पे आधार पे वेतन व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ये काफ़ी पुरानी बात है, जब 30 रुपया रोज़ मिलता था हमारे बहनों को, जब 30 रुपया रोज़ मिलता था तब मैंने ये पाया कि नहीं, इनमें श्रम करने की क्षमताएं हैं, लेकिन उसका पूरा उपयोग ये नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दैनिक मजदूरी जो है वो ज़्यादा किया तो भी उतनी मिलना है, कम किया तो भी उतनी मिलना है। तो भावनाओं में अंतर आ जाता है इन प्रणालियों से। तो फिर मैंने धीरे धीरे इन प्रणालियों को बदलने का सोचा। एक बार हुआ यूँ कि हमें चना लगाना था 4 एकड़ में। अब 10 बहनें काम कर रही थी। वो 10 बहनों ने दैनिक मजदूरी पे दिन भर में 1 एकड़ का चना लगाया। उसी समय मेरे ध्यान में आया कि ये कम से कम 3 एकड़ लगा सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं लगाया। तो मेरे दिमाग में हलचल चालू हो गई कि नहीं, इनको वेतन भी 3 गुना मिले और इनका श्रम का सही उपयोग भी हो। मैं नहीं चाहता कि उनका बहुत शोषण करूं, मैं उनसे अत्यधिक श्रम करवाऊं, लेकिन सही श्रम से ये 3 गुना वेतन भी पा सकते हैं और मेरा 3 गुनी रफ्तार से काम भी हो सकता है। मैंने बार बार उल्लेख किया, मैं उनका शारीरिक
अत्यधिक श्रम से शोषण की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनका सही श्रम का समय जाना चाहिए, ये इच्छा थी। उसके अनुसार फिर दूसरे दिन मैंने तय किया कि भाई इनको शाम को समझाया जाए, और मैंने उनको शाम को फिर एकत्रित करके बैठाया और बोला उनको, हमें देखिए, कोई भी चीज़ को हमें यश के ओर जाने के लिए हमें 4 बातें समझनी ज़रूरी होती है। पहला, हमें प्रशंसा के भाव हमारे मन में आए कि हम दूसरों की प्रशंसा करना सीखें पहले तो। दूसरा, प्रोत्साहित करने की क्षमता सीखे कि उनके अच्छे काम को प्रोत्साहन करें, तो प्रोत्साहन से उसमें स्किल आती है, प्रशंसा से उसके अच्छे भाव पैदा होते हैं, तो प्रशंसा से अच्छे भाव पैदा होते हैं, प्रोत्साहन से उसकी स्किल तैयार होती है। साथ में इतने पे बात नहीं बनेगी, प्रशंसा से और प्रोत्साहन से उसका पेट नहीं भरेगा, तो प्रतिफल श्रम मूल्य का उसको उचित दे, ये तीसरा बिंदु है उसका। और चौथा है प्रबोधन। प्रबोधन के द्वारा उसके मन को परिवर्तित किया जाए। ये 4 पहला प्रशंसा का, दूसरा प्रोत्साहन का, तीसरा प्रतिफल श्रम मूल्य का, और चौथा प्रबोधन का। तो मैंने पहले जो चौथा है प्रबोधन का, उस दिन शाम को उनको प्रबोधन के लिए एकत्रित किया, बैठा के उनको चाय पिलाया। अब चाय पिलाते समय उनको मैंने कहा कि देखिए, तुम्हें 30 रुपया रोजाना के मिलते हैं, मैंने इसको अगर ऐसी व्यवस्था की कि तुमको 90 रुपये मिलने लगे तो तुमको कैसा लगेगा? पहले मैंने उनसे ये सवाल किया, मुझे वो प्रबोधन देना था उनको। बोले बहुत अच्छा लगेगा। बोले 30 के 90 मिलेगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा? बोले हमें अच्छा लगेगा। बोले, मैं बोला अब देखिए, तुमको 90 दिलाने के हिसाब से मैं तुमको कल बताऊंगा कि तुमको रोजाना 90 रुपये कैसे मिलेंगे। लेकिन साथ में ही उनको प्रशंसित किया, क्योंकि कल मुझे उनसे उचित श्रम करवाना था, तो उनकी प्रशंसा की। प्रबोधन के साथ प्रशंसा ये की कि तुम्हारे अंदर इतना कौशल्य है श्रम करने का कि तुम 90 रुपये आसानी से कमा सकते हो। तुम लोगों में बहुत ही अच्छी स्किल है मेहनत करने की, वो स्किल का तुमने इस्तेमाल किया तो 30 के 90 रुपये तुमको मिल सकते हैं। मुझे मेरा भी नुकसान नहीं करना था, उनका भी फायदा करवाना था, तो दोनों के हित साध्य करने थे, इसीलिए प्रशंसा के भाव ये रखे उनके पास साथ में। फिर ये 2 बिंदुओं को लेकर हमारे पहले दिन की चर्चा हुई, और मैंने उनसे कहा कि देखिए, कल से हम तो आपको 90 रुपये मिलेंगे, इस हिसाब से हम कार्य करेंगे। आप थोड़ा श्रम करने की तैयारी है आपकी? अगर 90 मिलते हैं तो जी हाँ, बोले हम करेंगे। अगर 90 मिलता है तो हम करेंगे। तो दूसरे दिन मैं खुद, ये काफ़ी पुरानी बात हो गई, 2000 के लगभग की बात होगी, 18-20 साल पहले की बात है, जब 30 रुपया दैनिक वेतन मिलता था उनको। वो रेडी हो गए। मैंने कहा कि तुम रोज़ाना 10 साढ़े 10 बजे आते हो, कल थोड़ा 9:30 बजे आइए आप, 1 घंटा थोड़ा सा अधिक दो मुझे। आपको 1 घंटे में अगर आपको 3 गुना वेतन मिलता है तो 1 घंटा पहले आ जाइए आप। ठीक है जी, बोले हम आ जाएंगे। वो 9:30 बजे आ गए। 9:30 बजे आने के बाद मैंने उनके ऊपर नहीं छोड़ा, मैं खुद उनके साथ श्रम करने के लिए भिड़ गया कि कैसे लाइनें बनाई जाती है, कैसे बीज डाला जाता है, उसकी रफ्तार कैसे होनी चाहिए। तो मैं 9:30 बजे उनके साथ लगा। 11 बजे तक हमारा 1 एकड़ लगाना हो गया, क्योंकि मैं खुद श्रम कर रहा था और मैं मेरी गति भी बता रहा था कि देखिए, ये श्रम की गति मेरी है तो आपकी भी होनी चाहिए। मुझे तो मोटिवेट करना था उनको पहले दिन। तो पूरा वो पहला घंटा मैंने उनके साथ 11 बजे तक का व्यतीत किया और 1 एकड़ का लगाना हुआ। मैंने तुरंत प्रशंसा का उपयोग किया। सब बैठे, उनकी पीठ थपथपाई मैंने,
वाह, यही श्रम के भाव अगर हमारे अंदर रहे तो हम तिगुना वेतन प्राप्त कर सकते हैं। आपने 1.5 घंटे में 1 एकड़ लगा दिया। मैंने प्रशंसा की, ये उलाना नहीं दिया कि कल सारा दिन लगा के तुमने 1 एकड़ ही लगाया, उलाना नहीं दिया। उलाने से व्यवस्था बिगड़ती है, कटु शब्द बोलने से व्यवस्था बिगड़ती है। प्रेम पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करो तो व्यवस्थाओं को हम अच्छा बना सकते हैं। मैंने उनको फिर कहा कि आपने 1.5 घंटे में 1 एकड़ लगा दिया, इसका मतलब आपने 1.5 घंटे में 30 रुपये अर्जित कर लिए, क्योंकि कल 10 बहनों को 1 घंटा लगा था, 300 रुपये मिले तो 30 रुपये ही मिला था आपको। आज 1 एकड़ लगा दिया तो मैं भी इसके आपको 350 रुपये दूंगा। उनको ये समझाया कि आपको कल कितना मिला, 300, अब 1.5 घंटे में मैं आपको कितने दे रहा हूँ, 350। हाँ जी बोले, बिल्कुल हमको सही मूल्य मिल गया है। बोले सही मिल गया है ना? सही नहीं, मैंने आपको 50 रुपये ज़्यादा दिया। 50 क्यों दिया ज़्यादा? कि उनके भावों को मुझे निरंतरता लानी थी, कि निरंतरता इनके स्वभाव में आ जाए उस चीज़ की। बहुत अच्छे रहते हैं कष्ट करने वाले लोग, बहुत भले रहते हैं। हमने गलत कृषि करके दुर्भावनाएं पाल ली है। मजदूर किसान को अच्छा नहीं कहता, किसान मजदूर को अच्छा नहीं करता, जबकि दोनों एक दूसरे के लिए हैं। दोनों समझ नहीं पा रहे हैं वो। ठीक उनको मैंने कहा कि अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको 350 रुपये ही दूंगा अब, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। अब बचा हुआ 2 एकड़ आपको लगाना है। जी हाँ, हम ऐसे लगाओगे तुम, बिल्कुल। अब आप आधा घंटा आराम से बैठिए, उसके बाद आरंभ कीजिए काम, ताकि आपका 1.5 घंटे के श्रम में आपको कोई थकान भी हो तो निकल जाएगी। बड़े खुश हुए, उनकी पीठ थपथपाई, उनमें खुशी के भाव जागृत हुए। उनको 1 घंटे में उतनी आमदनी हो गई 1 दिन की, उनमें खुशी के भाव थे। 50 रुपये मैंने ज़्यादा दिए, क्योंकि मुझे तो मेरे काम की गति लानी थी और उनके श्रम का उचित सम्मान करना था। गति आएगी तो मेरी तरक्की होगी, मेरी तरक्की होगी तो उनकी तरक्की करूंगा। फिर उनके पास से मैं निकल गया और उनको बोला, मैंने जैसा समझाया वैसे तुम लगाओ। फिर 11 बजे के बाद उन्होंने काम का आरंभ किया लगाने का। ठीक है, मेरे जाने के बाद उनकी रफ्तार कुछ कम हुई होगी, लेकिन शाम को 5 बजे वो मेरे पास आ गए। बोले जी, वो 2 एकड़ भी लगाना हो गया है बोले पूरा। आपने कहा उस हिसाब से 35 रुपये प्रतिदिन गिर रहा है। उन्होंने कैलकुलेशन भी कर लिया, तो बोले हमको तो 105 रुपया प्रतिदिन गिर गया है जी। बोले आज तो। मैंने फिर उनकी पीठ थपथपाई, पीठ थपथपा के उनको प्रोत्साहित किया मैंने कि देखिए, आपने सही श्रम किया, मैंने आपके साथ लगा तो बहुत रफ्तार से काम हुआ। ठीक है, आपने बाद में किया, ये भी रफ्तार काफ़ी हो गया मेरे लिए कि आपने 1 दिन में 3 एकड़ लगा दिया, जो 1 ही दिन में लगा पाते थे। आपको मिल गया ना तिगुना वेतन। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि आप इस ढंग से अगर काम करते हैं तो आपको तिगुना वेतन मिलेगा। अब मुझे ये कहिए आप कि आप इस ढंग से काम करना चाहोगे या दैनिक मजदूरी पे काम करना चाहोगे? दैनिक मजदूरी में तो 30 रुपये है, इसमें तो 105 रुपया मिल गया आपको। नहीं जी, बोले इसी ढंग से करेंगे हम। फिर उनकी पीठ थपथपाई। वाह, आपने मेरी बात को समझ लिया, आप वाकई में बहुत समझदार हो। अब प्रोत्साहित इस ढंग से किया कि देखिए, आपका परिवार खुशहाल होगा अगर आपके परिवार में 2 पैसे ज़्यादा आएंगे। मैं ये देख रहा था कि मेरा काम 3 गुना गति से हो रहा है, यानी 1 एकड़ की जगह 3 एकड़ लगाना हो गया तो 3 दिन का काम 1 दिन में हो गया, यानी 2 दिन मेरे पास रचनात्मक काम के लिए बैलेंस तैयार हो गया। इस ढंग से हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे मैंने भी सारे कैलकुलेशन देखे कि दैनिक मजदूरी में मुझे प्याज निराई करना है तो कितना काम होता था, तो उसके हिसाब से मैंने स्क्वायर फीट के सारे गणित निकाले। वो स्क्वायर फीट पे हम लोग, अब अगर मुझे प्याज का बीज भी बोना है तो मेरा स्क्वायर फीट का गणित है।
मुझे कद्दू की निंदाई करना है तो स्क्वायर फीट का गणित है, कितने स्क्वायर फीट का। धीरे धीरे अपने ज्ञान को, मैंने 3 प्रिंसिपल बताए थे कि ज्ञान, योजकता और श्रम। तो हमें ज्ञान को विकसित करना होगा। ये ज्ञान किसी सुनने से नहीं मिलते, अपने ज़मीन पर रह के हमको निष्कर्ष निकालने होते हैं सब। उसके आधार पे हमें तय करना होता है सब, ये कैसा किया जा सकता है। फिर उसके बाद शैने शैने वो मैं भी विकसित होते गया। मैंने भी अपने ज्ञान को लगाया कि हर काम को टेंडर देना है तो इसका कैसा सिद्धांत होना चाहिए, इसको कैसा लिया जाए। तो मैं प्रति एकड़ के उपज का अनुमान लगाता हूँ। अनुमान में कभी फेल होता भी हूँ, लेकिन अधिकतर उसमें फेल नहीं होता मैं, क्योंकि प्रकृति हमें संभालती है। फेल हुआ उसका भी कैलकुलेशन कर लिया है मैंने कि ये फेल हो जाएगा, तो भी मान लिए उसको कैलकुलेशन में। जिसमें सक्सेस हो गए तो सबका बैलेंस मिला के उसके दर निर्धारित कर लिए। धीरे धीरे सब चीज़ों के दर निर्धारित कर लिए, तो हमारा धीरे धीरे शैने शैने मुनाफा ये तेज़ी से बढ़ने लगा खेती का। क्यों कि तिगुना काम होने लगा हमारा खेती का। तो उतने ही समय में उतने ही बहनों के साथ हमारा काम जब तिगुना होने लगा है तो इनकम भी तिगुनी बढ़ गई हमारी। इस तरह से मैं भी खुश था और वो भी खुश थे। तो हमें श्रम मूल्य पर वेतन व्यवस्था का निर्धारण कैसे हो, ये बात हमको कृषि में जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हम तेज़ी से तरक्की करेंगे। फिर उनके निरंतरता को टिकाए रखने के लिए मेरे खेती का जब मुनाफा बढ़ने लगा तो मैं यहाँ पे नहीं रुका। उनके प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह, अपार स्नेह तैयार हो गया कि इन लोगों के श्रम को सलाम है, नमन है। तो उनके श्रम का फिर उचित सम्मान करने के लिए मैं उन्हें प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं घूमने के लिए ले जाता हूँ। तो उनके मैंने अभी तक चारों कृषि धाम, जो हमारे धाम है, वैष्णो, बद्रीनाथ केदारनाथ है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका सोमनाथ है, रामेश्वरम है, हर जगह उनको भ्रमण करके अपने साथ ले जाके लाया। क्योंकि मुझे इतनी खुशी की भाव थी कि उनके वजह से, इनके श्रम के वजह से मेरी कृषि कभी घाटे में नहीं जाती। तो श्रम के साथ का रिलेशंस हमें आनंद देता है, लेकिन वो आनंद बांटने की क्षमताएं भी हमारे अंदर की होनी चाहिए। मैं सालाना 50,000, 60,000 से लेके तो 80,000 तक खर्चा कर देता हूँ उनके भ्रमण के ऊपर। उनके सारे टिकट, खाने पीने का सब इंतज़ाम करता हूँ। तो मैं जैसे ही इनको घुमाने ले गया तो उनके मन के भाव इतने सुंदर जागरूक हुए। उन्होंने कह के दिखाया, मेरे यहाँ सब आदिवासी लोग काम करते हैं, उन्होंने बोल के दिखाया कि अगर आप न होते तो हम कोई भी तीर्थ नहीं कर पाते कभी। मुझे तीर्थ दिखाना नहीं था, मुझे दिखाना था अपना देश कितना सुंदर है, कितने बड़े बड़े समुद्र है, कितनी अच्छी बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, कितने अच्छे लोग हैं चारों तरफ। ये दिखाने के लिए मुझे ये ले जाना था। फिर उनको 10 ज्योतिर्लिंग ले गया कि अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग लोगों को जाने समझे। फिर उनको वहाँ भी घुमाया। बहुत सुंदर जगह पे ऊटी है, पचमढ़ी है, चिखलदरा है, हमारे यहाँ ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में उनको ले जाता हूँ घुमाने के लिए। तो हमारा ये नित्य वर्ष का कार्यक्रम है। तो उसमें से क्या होता है, उनको आनंद की अनुभूति होके वो काम के प्रति समर्पित भाव और मेरे प्रति अत्यंत आदर के भाव उनके मन में पैदा हो गए। तो हम एक दूसरे के लिए हो गए। अब हमारा 36 का आंकड़ा नहीं, हमारा 63 का आंकड़ा है। ये होते खेती के श्रम व्यवस्थापन के सिद्धांत कि जब हमारी आमदनी बढ़ जाए तो उसका कुछ अंश उनके आनंद में हम व्यतीत करें। आनंद में कैसे व्यतीत कर सकेंगे? तो भाई खाने पीने को तो हम इनको भरपूर देते ही हैं, तो इनको दुनिया दिखाएंगे कि अपना देश कितना सुंदर है, चारों तरफ कितनी विविधता है, कितनी सुंदरता से भरा हुआ है। तो ये सारे एक हमारे प्रगति के एक बहुत बड़े वो है, बिंदु है ये। इनको समझ के अगर हम श्रम का व्यवस्थापन जमाते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग खुशहाली की ओर जाते हैं।